Hello, friends. Hope all is good. With the blessings of Shardama and Saraswati Ma, I would like to communicate today the seventh house of the horoscope. The seventh of the horoscope is just lying opposite to first house, which is at the top of the kundli. And every house, seventh house, is mostly considered as its enemy house. So let us see who are the planets, who are the lords, who are the karkas of this seventh house. This is a movable house. There are four movable houses 1, 4, 7, and 10. So, this house being of seventh Rashi is a movable house. This is also called a Kendra house. This is third Kendra house. Kendra houses all are auspicious houses. They are always considered auspicious. And the planets lying in the Kendras, they are also auspicious. Now let us see what characteristics this house holds. The native can know about his marriage, his spouse, his partnership, his business, everything related to it from the seventh house. Seventh house reveals what type of पार्टनर यू विल गेट इन योर लाइफ. आपका पति कैसा होगा, उसका जॉब कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो लव मैरिज आपके लिए सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्या आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्जुगल ब्लिस होगी या नहीं होगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, ये सब बातें हमें सेवंथ हाउस ही दर्शाता है. कैसे देखते हैं? The placement of the planets lying in seventh house tells us all about this. और जैसे जैसे बेनिफिक और मेलिफिक की दशा आती है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी लाइफ में प्लस माइनस एन्जॉयमेंट, सैडनेस, प्लेजर, कंफर्ट्स, एक्सीडेंट्स, ये सब झेलते हैं. एंड ये सब सारी बातें हमें हमारी कुंडली का सातवां घर ही बताता है. तो देखिए, हमारी ज़िंदगी के लगभग पूरा हिस्सा ही सेवंथ हाउस कवर कर देता है. हमें क्या दुख मिलेंगे, हमें क्या सुख मिलेंगे, ये सब सेवंथ हाउस को देखकर ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है. और अगर आपको खुद ज्ञान है, आप कुंडली के बारे में जानते हैं, तो आप खुद भी डिपेंडिंग ऑन दशा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट कितना पावरफुल है, क्या उसके ऊपर आस्पेक्ट पड़ रहा है, कितनी डिग्री का है, ये सब आप सातवें घर को इन रिलेशन टू अदर हाउसेस एंड अदर प्लैनेट्स यू कैन प्रिडिक्ट और वन कैन नो. कुंडली का सातवां घर आपकी जर्नीज को भी दर्शाता है, आपकी शॉर्ट जर्नीज, आपकी लॉन्ग जर्नीज. अगर सातवें घर का संबंध तीसरे घर से बनता है तो यू विल बी डूइंग शॉर्ट जर्नीज ड्यूरिंग द दशा ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द थर्ड और सेवंथ हाउस. और अगर सेवंथ हाउस के लॉर्ड और सेवंथ हाउस के घर में बैठे हुए प्लैनेट्स का संबंध नौवें घर से या 12वें घर से बनता है तो आप लॉन्ग जर्नीज करेंगे, पिलिग्रिमेज करेंगे, आप गंगा स्नान करेंगे. ये सारी चीज़ें सेवंथ हाउस से हम देख सकते हैं. सेवंथ हाउस आपके कुंडली को पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, बिजनेस पार्टनरशिप, और शादी भी तो एक पार्टनरशिप है, उसको भी हम सातवें घर से ही देखते हैं. Another thing which we can see from the seventh house is our death. First house is the beginning of life, and seventh house tells us about the end of the life, that is our death. A native can very well see from the
7th house. Some vehicular accidents can also be seen from 7th house. Suppose there is a combination of Venus and Mars, or there is an aspect, or there is a dasha, and it doesn't mean that if Venus and Mars is lying in 7th house, there will be definitely will be accidents. No, it all depends on the strength, power of the planet. If they are combust, if they are debilitated, only then there will be vehicular accidents which we can predict or foretell from the 7th house. Now, nature of the death can also be seen from 7th house. पार्टनरशिप डील्स, आपको पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आपका पार्टनर बिजनेस में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस राशि का होना चाहिए, ये भी आपको 7वां घर ही दर्शाता है। आपकी पब्लिक अपीयरेंस कैसी होगी, फर्स्ट हाउस इज योर सेल्फ, और आपका बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपका 7वां घर बताता है, और आपके बिहेवियर से ही आपकी इमेज बनती है। योर पब्लिक अपीयरेंस इज ऑल्सो सीन फ्रॉम 7th हाउस। सत्पुत्रास, आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, एजुकेटेड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, एटिकेट वाले होंगे, दिस इज ऑल्सो सीन फ्रॉम 7th हाउस। फॉरेन ट्रेवल्स, कि आप साल भर में या अपनी ज़िंदगी में कितने फॉरेन ट्रैवल्स करेंगे, लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, आपकी सेटलमेंट अच्छी होगी नहीं होगी, आपको देश के किस किस कोने में जाना चाहिए, नॉर्थ आपके लिए अच्छा है, ईस्ट अच्छा है, वेस्ट अच्छा है, कौन सी डायरेक्शन आपको सूट करेगी, ये सब भी आपको कुंडली का 7वां घर ही दर्शाता है। 7वें घर का अगर 9वें घर और 12वें घर से कनेक्शन है तो आपके फॉरेन ट्रैवल्स होते हैं, आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी देखी जा सकती है। चौथा घर आपकी सेटलमेंट का होता है, चौथे से चौथा घर 7वां घर है, तो चौथे से चौथा 7वां घर है, और 7वें घर का 9वें और 12वें से अगर संबंध हो जाएगा तो आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी 7वां घर आपको बता देगा। इस घर से हम सूक्ष्म कर्म भी देख सकते हैं, हमारे जो हमारे सूक्ष्म कर्म होते हैं वो भी इसी घर से देखे जा सकते हैं। हमारे शरीर का सेक्सुअल पार्ट्स, वो उनमें कोई रोग होगा नहीं होगा, निरोगी होंगे या उनमें कुछ रोग होने की भावना है, संभावना है, वो सब भी हम 7वें घर से देख सकते हैं। आपके आपके पैशंस क्या हैं, अपनी अपनी पति के या अपनी पत्नी के प्रति कैसा पैशन रखते हैं, क्या व्यवहार है आपका, वो सब भी हमें 7वां घर ही बताता है। मैरिटल हार्मोनी, आपकी शादी कि में आपके पति से आपके ससुराल में आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा आपका पति होगा, पढ़ा लिखा होगा, आपसे प्यार करने वाला होगा, आपका ससुराल अच्छा होगा नहीं होगा, ये भी हमें सब 7वां घर ही दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी करती हैं, 2 टाइप की एनर्जी होती हैं। 7वें घर का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो है शुक्र, और इसमें इसके जो कारक हैं, नेचुरल कारकास हैं, वो भी 2 हैं। एक है शुक्र, शुक्राचार्य जी, और दूसरे वो भी गुरु हैं, और दूसरे गुरु हैं बृहस्पति गुरु, जो सबके गुरु हैं, जो सब सुखों को देने वाले हैं। वो भी इसी घर के नेचुरल कारक हैं। तो देखिए 2 टाइप की एनर्जी इस 7वें घर में होती हैं। एक तो शुक्र की एनर्जी हो गई जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, और दूसरी बृहस्पति देवता की एनर्जी हो गई। तो ये दोनों एनर्जी के मिलने से ही हम जान पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी चलेगी, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी, हमारी शादी का घर अच्छा होगा कि नहीं, हमारा पति कैसा होगा, हमें सुख देगा कि नहीं देगा, ये सब हम 7वें घर से ही देख पाते हैं। अब 7वें घर में 2 तरह की एनर्जी है, शुक्र की और बृहस्पति की। शुक्र आपको कंफर्ट देता है, तो आपको सारी लग्ज़रीज़ मिलेंगी अगर 7वें घर का कनेक्शन शुक्र से है। अदरवाइज़ भी क्योंकि वो उसका कारक है, नेचुरल कारक है, तो आपको देगा ही देगा। सारे कंफर्ट्स तो मिलेंगी। लेकिन
क्या स्थिति में है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, एग्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन में होगा और बृहस्पति अच्छी पोज़ीशन में होगा, कंबस्ट नहीं होगा, डेबिलिटेटेड नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली आपको सारे सुख मिलेंगे और आपको स्पिरिचुअलिज़्म जो बृहस्पति देता है, बुद्धि, पढ़ाई, ये सब भी हम 7वें घर से देख पाएँगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एनर्जी उम, की साइड को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। आप लग्ज़रीज़ में ज़्यादा रहना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिज़्म में जाना चाहते हैं। अगर 40 साल की एज तक ये आप जो आपकी लाइफ है वो उसमें तो नेचुरल कारक के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन 40 साल के बाद जो मैं लिब्रियंस के बारे में बात कर रही हूँ, जो लिब्रा राशि के लोग हैं, उनकी एनर्जी खुद ब खुद चेंज हो जाती है। वो अगर 40 साल से पहले वो स्पिरिचुअल साइड में इतना नहीं है, आफ्टर 40 तो उनकी जो भावनाएँ चेंज हो जाती हैं और वो स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो एनर्जी भी हम 7वें घर से देखते हैं। क्योंकि 7वें घर में बृहस्पति और शुक्र की एनर्जी का मिलन है और इसी से मिले-जुले जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो नेटिव भोगता है। इसी घर में मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र की भी प्लेसमेंट होती है। मूलाधार चक्र भी 7वें घर में पाया जाता है और मूलाधार चक्र अगर आपको नॉलेज हो तो देयर आर 7 चक्रास इन द बॉडी। तो वो जब तक मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके बाकी के चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे। तो आप ये देखिए कि स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता भी 7वें घर से होकर जाता है। शुक्र शुक्र जो कि कंफर्ट्स का कारक है, सेक्स का कारक है, सेक्स भी 7वें घर से रिलेटेड है। और अगर आपको जितने भी साधक हैं, साधना की ओर भी जाना है, तो आपको सेक्स के पार जाना होगा, सप्लीमेंट करना होगा उसको। उसके पार जब जाएँगे तभी आप स्पिरिचुइज़्म तक पहुँच सकते हैं। कुंडली का जागरण भी ये अगर आपको कुंडली जागृत करनी है, तो जब तक आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक कुंडली जागरण नहीं होगा। इसलिए 7वें घर में स्पिरिचुइज़्म की भी एनर्जी यहीं पर पड़ी होती है। उस एनर्जी को आपने यूज़ करना है और आप स्पिरिचुअलिज़्म की ओर भी जा सकते हैं और मेटलिस्टिक की ओर भी जा सकते हैं। सिर्फ़ आपको एनर्जीज़ को यूज़ करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन-सी एनर्जी। तो हमारी ज़िंदगी की सारी एनर्जी अगर हम देखें तो हमें 7वें घर से ही मिल सकती है। पहले घर में एक तरीके से शिव का वास होता है और 7वें घर में इसका पार्वती जी का वास होता है। तो ये शिव पार्वती का एक तरीके से मिलन है। 7वां घर शिव पार्वती का मिलन है। अगर आपको खुश रहना है, मेरा एक छोटा-सा टिप है, तो अपने 7वें घर को अच्छा रखना है, तो अपनी पत्नी को खुश रखिए। देखिए, शिव जी भी अधूरे थे। शिव की शक्ति क्या है? माँ पार्वती, जो कि 7वें घर में लाई करती है। तो फर्स्ट और 7th हाउस दे आर कनेक्टेड, ऑपोजिट हाउस हैं। एनिमी माना जाता है वैसे। एनिमी सबसे बड़ा एनिमी 7th हर घर का 7th हाउस ऑपोजिट हाउस उसका एनिमी हाउस होता है। तो क्या आप कहेंगे कि पत्नी आपकी एनिमी है? पत्नी एक्चुअली वो नोन एनिमी है। आप जानते हैं वो आपको कितना सुख-दुःख दे सकती है और आप उनको जितना खुश रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ सुधर जाएगी, अच्छी होगी, आनंदमयी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें इस और 7वें घर में प्लेसमेंट प्लेसमेंट तो मैंने अभी डिस्कस करी ही नहीं कि अगर देखिए देयर आर 9 प्लैनेट्स जिनको मैं बारी-बारी शॉर्ट में डिस्कस कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो विल बी टू लॉन्ग। अगर इस घर में मरकरी बैठ जाए, मरकरी एक बेनिफिक है, तो तुला राशि के लिए मरकरी बेनिफिक है और इसके लिए मरकरी अच्छे रिजल्ट्स देगा। जुपिटर
तुला राशि के लिए जो जुपिटर है वो मैलिफिक है। क्यों मैलिफिक है? क्योंकि ये तुला राशि में तीसरे और छठे घर का लॉर्ड है। इस वजह से ये तुला राशि के लिए मैलिफिक है। मंगल तुला राशि के लिए क्या होता है? मंगल तुला राशि के लिए मारक है, इसलिए ये बेनिफिक नहीं है। मारक क्यों है? क्योंकि तुला राशि के लिए दूसरे और ये सातवें घर का मालिक है। इसलिए सातवें घर का जो लॉर्ड होता है वो मारक कहलाता है। शुक्र शुक्र तो देखिए तुला राशि का लग्न अधिपति, और लग्न कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता। तो शुक्र तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य, अब सूर्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य तुला राशि का के लिए बाधक है, क्योंकि ये 11वें स्थान का मालिक है, इसीलिए ये बाधक बाधक स्थान है। दो ये यहाँ पर दिस इज 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ फुलफिलमेंट। यहाँ से हमारी सभी डिजायर्स फुलफिल होती हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं है तुला राशि के लिए। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये बाधक हाउस है। चंद्रमा चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तुला राशि के लिए। तुला राशि को चंद्रमा जो है, अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट तुला राशि वालों के लिए अच्छी मानी जाती है और चंद्रमा उनको लाभ देता है। सैटर्न शनि देवता तुला राशि के लिए एक योग कारक प्लैनेट है। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर सातवीं राशि में सूर्य बैठ जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अल्कोहलिक हो जाएगा, लिकर का बिजनेस शुरू कर लेगा, दूसरी लेडीज के साथ संबंध रखने वाला होगा, हाँ पुलिस से और गवर्नमेंट से डरने वाला होगा, सोशल सर्विस की तरफ उसका इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, हैवी एक्सपेंडिचर करेगा वो, क्योंकि तुला राशि में जाके सूर्य नीच के हो जाते हैं और 10 डिग्री तक हो तो फिर तो और भी ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। सूर्य के वो शुक्र शुक्र के वो एंटी होते हैं और डेबिलिटेशन की तरफ डेबिलिटेट हो जाते हैं, इसलिए सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तुला राशि वालों के लिए। अब शुक्र 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 और जो टॉरस राशि में होते हैं वो एग्जॉल्टेशन के करीब होते हैं, इसलिए टॉरस राशि को इतना नुकसान नहीं हो देते हैं सूर्य देवता, लेकिन तुला राशि में वो डेबिलिटेट कर जाते हैं, तो इसलिए उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब चंद्रमा चंद्र देवता किसके कारक हैं? सोल है। मून इज सोल, मून इज माइंड, मून इज इमोशंस। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ तुला राशि में चंद्रमा अगर वहाँ बैठ जाए जाकर चंद्रमा, तो उसके लिए क्या होता है, चंद्रमा तुला राशि में पर्सन को लर्नेड बना देते हैं, फॉर्चुनेट बना देते हैं। आर्ट म्यूज़िक से उसका संबंध होता है, उसमें वो माहिर हो जाता है और ऑब्लाइजिंग नेचर का बंदा होता है, ब्राह्मण्स की वो कदर करता है, बिकम्स अ गुड स्पीकर। जो तुला राशि में चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में हो तो नेटिव इज़ अ गुड स्पीकर। मंगल क्या करता है यहाँ पर तुला राशि में? मंगल कॉन्फिडेंट बना देता है। इट मेक्स द नेटिव कॉन्फिडेंट और स्पीकिंग एबिलिटी आ जाती है। जेंटल बना देता है। नाउ कमिंग टू मरकरी। अगर मरकरी तुला राशि वालों के को मेटेरियलिस्टिक बनाता है, उनको बिजनेस में भी अच्छा बना देता है। एंड जुपिटर क्या करता है? तुला राशि वालों के बच्चों को खूबसूरत बना देता है, एजुकेटेड बना देता है, वेल मैनर्ड बना देता है। तो ये हमने तुला राशि में के कनेक्शन में प्लैनेट्स को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, and thank you very much
फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। जल्दी आती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।